सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में डालनी है वो ये है कि हम किसी भी टाइप का अगर सिस्टम पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंसर्न्ड एक डायग्राम आएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ठीक है एग्ज़ामिनेशन के पहले ये डायग्राम है, एग्ज़ाम में हम लोगों को आ सकता है, तो हम लोग एक काम करते हैं इस डायग्राम को रट के चले जाते हैं। वैसे आपको कभी याद नहीं होगा, कहीं भी स्पेशली साइंस में आप ये नहीं बोला जाता कि आप बिल्कुल वहाँ पे कलर्स लेके जाइए, कलर करते रहिए, नहीं, वहाँ पे आपसे नीट एंड रीडेबल लेबलिंग के साथ बिल्कुल जो ईज़िली वहाँ पे रिमार्केबल हो वैसे डायग्राम की डिमांड की जाती है। उसका रीज़न ये है कि डायग्राम के बिना आप उसको समझा ही नहीं सकते हैं। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आज की क्लास का है, जिसकी वजह से मैं बार-बार आपको बोल रही थी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में दे दिया गया एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, क्या बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पे? हार्ट बताना पड़ेगा, उसके बिना आप उसको नहीं समझा सकते, ठीक है? फिज़िक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं, जहाँ पे अगर आपने नहीं समझाया, कहीं में आपको ग्राफ बनाना होता है, कहीं में आपको डायरेक्शन शो करना होता है, वेट वगैरह का जहाँ पे आप करते हैं, वहाँ भी आपको शो करना पड़ता है। तो आप उसके बिना अगर क्वेश्चन बनाएँगे, तो हाफ मार्क वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। यहाँ तो हाफ नहीं, बल्कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप बिना डायग्राम के एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, 5 में आपको 2 ही नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको 5 मार्क्स में, ठीक है? और किसी भी सिस्टम की पढ़ाई जब हम करेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका डायग्राम सीखेंगे। अभी मैंने बस आउटलाइन बना के रखा है, डिटेलिंग आपको सिखाना है, इस वजह से मैंने नहीं करी है। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो भाई माउथ से लेके एनस तक का आपने देखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डायग्राम बनता है पूरा। माउथ से स्टार्ट होता है, भले एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मत बनाइए, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है? माउथ से लेके एनस तक का पूरा बनता है, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हार्ट के साथ-साथ एक सर्कुलेशन का डायग्राम आपकी बुक में दिया है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बनता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी सिस्टम वहाँ पे अलग बनता है, ठीक है? अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ। जो बच्चे पिछली क्लास में एब्सेंट थे, मेरे ख्याल से 2 टू 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली क्लास में एब्सेंट थे, आज की क्लास जिन्होंने जॉइन करी है। नाम मैंने नहीं देखा है बट स्ट्रेंथ देख के मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से 2 या 3 स्टूडेंट्स जो पिछली क्लास में एब्सेंट थे, वो आज प्रेज़ेंट हुए हैं। पिछली क्लास में थोड़ा-सा मैंने आपको एनिमल किंगडम भी याद कराया था और ये भी बोला था कि उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि कैसे और किस तरीके से, किस कैटेगरी को आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो रेस्पिरेशन का काम कैसे लेंगे अपनी बॉडी से, ठीक है? इसी चीज़ की पढ़ाई करनी है हम लोगों को। कल मैंने आपको फूड पाइप और विंड पाइप का एग्ज़ाम्पल देके एक बात समझाई थी वहाँ पे। हमारी बॉडी में पैरेलल समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ट्यूब आपको बना देना है, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे 2 पैसेज है। कितने पैसेज हैं? 2 पैसेज हैं। पहला जो पैसेज है ये फूड पाइप है। क्या है ये? फूड पाइप है। जिधर मर्ज़ी आप जिधर से देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट साइड से पहले ट्रैकियल पैसेज आता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, उसके साथ लगा हुआ कौन-सा आता है? ईसोफेगस आता है, मतलब जो फूड पाइप कहलाता है, ठीक है? तो फूड पाइप जो है, इसके लिए टर्म हम लोग देते हैं ईसोफेगस, PHAGUS, कई लोग इसको ओइसोफेगस भी बोलते हैं। एक यहाँ पे आता है विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रैकिया लिखा है। क्या लिखा है? ट्रैकिया लिखा है मैंने। मतलब जो सबसे पहली जो पैसेज है, पाइप है, नली है, जो बोलना है बोलिए, ठीक है? तो मेन यहाँ पे एचओडी यही है, यही ट्रैकिया है जो आगे जाके पास ऑन करेगा, गैसेस को आगे भेजेगा, ठीक है? तो ये विंड पाइप जो है, क्योंकि ये फूड पाइप की कहानी तो आपको तब
पढ़ना है ना, तब आप पढ़ेंगे ना फूड पाइप की कहानी। जब आप क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मुझे आपको क्या पढ़ाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ, इसमें से 100 क्वेश्चंस निकलेंगे, 100 क्वेश्चन निकलेंगे कुल मिला के। इस डायग्राम के साथ जितनी एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रही हूँ, जितनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। हालांकि ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ, समझने पे ज्यादा जोर दीजिए, लिखना तो खैर सेकेंडरी वर्क है, लिखने पे नंबर मिलता है, एग्जाम में आपका प्राइमरी वर्क वही है। बट जब तक आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो हार्ड कॉपी निकालेंगे कैसे? ब्रेन में पहले उसका डेटा तो हो जो आपको लिखना है एग्जाम में। पता नहीं, पता चला खाली है, कुछ है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, तो कैसे लिखिएगा एग्जाम में जाके? तो पहले समझने पे फोकस कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक एपिग्लॉटिस है, जो मैंने बताया था कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, बारी बारी से अल्टरनेटिवली दोनों को बंद करने का काम करता है। खूब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कल इसके रिगार्डिंग। आप जब सांस ले रहे हैं अभी, आपका विंड पाइप ओपन है, बट आप जैसे खाने के लिए उसको निगलने के लिए, स्वेलो करने के लिए निगलते हैं, उस टाइम वो बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ पल्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बंद होके बैठा रहेगा, फिर तो आपका दम घुट जाएगा, ठीक है। इपिटिस वही काम करता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं। आप कुछ बोल के देखिए, ऐसे भी आपका ऑडियो म्यूट है, उधर से बोल के यहाँ पे हाथ रख के देखिए, वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। ये जो वाइब्रेट कर रहा है, जो बोल रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे, कुछ भी बोलिए, यहाँ पे हाथ रख के देखिए, वाइब्रेशन जहाँ से आ रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, जैसे फोन वाइब्रेट करता है। तो आप कुछ भी बोलिए यहाँ पे, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे। ये लैरिंग्स है। क्या है ये? लैरिंग्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, लैरिंग्स का नाम लिखेंगे वहां पे, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन कि which specific structure is responsible for alternative opening and closure of food pipe and wind pipe, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर लिखना है एपिग्लॉटिस। उल्टा कर देते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरनेटिव ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, या विंड पाइप एंड फूड पाइप, ठीक है। जो लिखना है लिखिए, ठीक है। हो गया ये। साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब यहाँ पे ट्रैकिया की बात करते हैं। ऊपर का मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आपको पता है, नॉस्ट्रिल्स है पहले, जो नेजल पैसेज है, ओपनिंग जो बाहर की तरफ है, वो नॉस्ट्रिल्स है। क्या है वो? नॉस्ट्रिल्स है। फिर उसके बाद नेजल पैसेज है, फिर फेरिंग्स आता है। फिर क्या आता है? फेरिंग्स। इसके ऊपर में फेरिंग्स है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल, नहीं दिया था तो आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस में चला जाएगा, कि कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप के लिए एक आप स्पेसिफिक टर्म दीजिए। वहां पे आंसर में आपको फेरिंग्स लिखना है, ठीक है। कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे वो कॉमन होगा, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में फेरिंग्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे एपिग्लॉटिस आया। अब एपिग्लॉटिस जो है, तो इसके साथ में लगे हाथ इसके पीछे कौन है? इसोफेगस है। कौन है? इसोफेगस है। एपिग्लॉटिस बारी बारी से दोनों को बंद करने का काम करेगा, ठीक है। फिर ट्रैकिया आया। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली? पहले नॉस्ट्रिल आया। पहले कौन आया? नॉस्ट्रिल। पहले हम ऑक्सीजन के इन की बात करते हैं। 10th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ऑक्सीजन के फ्लो को देखते हुए एल्वियोलाई तक जाते हुए सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स का नाम लिखिए। वहां पे ऐसे लिखना होता था बच्चों को। पहले आपने नॉस्ट्रिल लिखा, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बाद फिर आपने, नॉस्ट्रिल तो सिर्फ बाहर वाला होल है, फिर एक पैसेज है ना अंदर में, वो आएगा नेजल पैसेज। नेजल, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है। समझिए, बस पूरा लिख सकते हैं, पूरा चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कोई एनिमल किंगडम तो है नहीं, हालांकि वो भी मैंने बहुत आसान करा है आपके लिए, फिर भी एग्जाम्पल्स की वजह से बोल रही हूँ। कोई एनिमल किंगडम तो है नहीं कि एग्जाम्पल्स को आप फिट करके बिठाइए। जैसे एक आधा मैंने कोई ट्रिक बता दिया कि ये ट्रिक याद रखिए, ये इसके एग्जाम्पल्स में आपको नाम आता है, ऐसा तो कुछ तो है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत आसान है, जिससे इतना घबराते हैं बच्चे, तो एक्चुअली में बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट रखना है। नेजल पैसेज के बाद फिर आपको कॉमन ओपनिंग क्या लिखना है? फेरिंग्स लिखना है।
कई बच्चों की मर्जी, अगर आपको एपिग्लॉटिस लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। कई जगहों पे मैंने देखा नहीं लिखते हैं। भाई ओपनिंग एंड क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हो ही रहा है, काम कर ही रहा है अपना, तो मत लिखिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फेरिंग्स के बाद आपने सपोज कीजिए लैरिंग्स अगर लिखा तब तो ठीक है, नहीं तो ट्रैकिया लिखा। क्या लिखा? ट्रैकिया, ठीक है। अब कहानी कहाँ स्टार्ट होती है उसको समझिए। कहानी स्टार्ट होती है, ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में बट गया है। क्या हो गया? ये ऐसे डिवाइड हो गया है। एक ट्रैकिया जो था उसकी ब्रांचिंग हो गई है, उसकी ब्रांचिंग हो गई है, एक लेफ्ट साइड गया है, दूसरा राइट साइड गया है। एक दाएं गया है, दूसरा बाएं गया है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में जो गया है, तो ये एक्चुअली में अगर आप एक को लिखना चाहते हैं, किसको लिखना चाहते हैं? मान लीजिए मैंने इधर वाले को शो कर दिया, इधर को रब कर देती हूँ मैं। ट्रैकिया है, पैसेज पूरा कर देती हूँ पहले मैं। ट्रैकिया, फिर ये बटा है जो 2 में, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई का नंबर जो है 2 है। मेन ब्रोंकाई जो है इनका नंबर 2 है, 2 है। क्यों है पता है आपको? एक लेफ्ट लंग होता है और राइट लंग होता है, ये भी पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रोंकस की या ब्रोंकाई की हम लोग बात करते हैं तो एक ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है, ठीक है। हमने पहले इसको यहाँ पे ऐसे इसकी ब्रांचिंग करी, ठीक है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। प्राइमरी जैसे रूट्स में नहीं लिखते, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, ऐसे। कभी अगर कंफ्यूजन हो, सबसे अच्छा रूट्स का एग्जांपल याद रखिएगा। प्राइमरी रूट हो गया, निकाल दीजिए सेकेंडरी हो गया, इससे निकाल दीजिए टर्शियरी हो गया। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, फिर और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, फिर आपकी मर्जी और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसे नेटवर्क जैसा नहीं होता बना हुआ, जितनी मर्जी आपकी बना दीजिए। बच्चों को मैं बोलती हूँ इसको ऐसे ऐसे करके ब्रांचिंग करके भर दीजिए। बट एक यहाँ पे दूसरी बात है, वो क्या है, यहाँ पे जब रूट्स टर्मिनेट हो रहे थे मैम तो एक ये मिनट। टेपरिंग का क्या मतलब है? ऐसे नैरो हो गया, जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। लेकिन इसके एंड में हम लोग क्या करेंगे, मैम ऐसे एक मिनट। बनाते हैं। मैम एक मिनट। मैम वो राइट आवाज साइड में क्या नहीं, लिखे हैं? राइट साइड में क्या लिखे हैं मैम सबसे नीचे? इसमें हेडफोन में आवाज नहीं आ रही है। मैम कनेक्टेड बोले शो राइट कर साइड रही में है। आप क्या लिखे हैं सबसे साइड में, सबसे नीचे? कहाँ? यहाँ पे बोल रहे हैं ये? नो मैम, सबसे राइट साइड में। यहाँ पे मैम उससे थोड़ा हल्का नीचे। मैम वो ट्रैकिया पूछ रहे हैं। यस मैम वही। ट्रैकिया, हाँ ट्रैकिया है, ठीक है। ठीक है मैम। एक मिनट, हेडफोन फिर से कनेक्ट। देखिए, तो यहाँ पे ये टेपरिंग, बट यहाँ पे टेपरिंग नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एंड में, आखिरी में जाके जैसे ही एंड हुआ तो यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। बलून का मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि बोलते के साथ हमारे दिमाग में वो इंप्रेशन आता है कि इसका मतलब है कि कुछ गुब्बारे जैसा फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब जो मैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अब तो मैं क्या कर रही हूँ, ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। बाद में मैं जूम आउट कर दूंगी। देखिए यहाँ पे ये जो मैं बलून लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये दिस वन ऐसे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रटना वटना नहीं है डायग्राम में, इसके कोई वैसी चीज नहीं है। तो अब बात आती है कि आखिर इसकी लेबलिंग हम क्या करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हम लोगों को लेबलिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी लेबलिंग हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे बताइए तो? क्या लिखेंगे इसको हम लोग? एल्वियोली में। हाँ, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एल्वियोलाई, एल्वियोली, जो भी आपको बोलना है, हम लोग इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज मैं और आपको साथ के साथ सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको अच्छा खासा जूम किया हुआ ताकि आपको सीखने को मिले, ठीक है। देखिए, तो इन सबको एग्रीगेट करके एक साथ हम लंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
लंग्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है, कि ऐसा ही इस साइड भी होगा, ऐसा ही इस साइड भी होगा, दोनों साइड में होगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, टिल्टेड मतलब झुका हुआ होता है। 10वीं में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी 10th क्लास में कि टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जो ये एल्वियोलाई है, तो आप जब किताबों में ध्यान से नोटिस करेंगे तो ऐसे एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? डबल मेम्ब्रेनस। कोई दिक्कत? किताब में देखिए, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इधर देखिए। मैंने यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स बनाए हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यस और नो बोल दीजिए। जैसे अभी स्टूडेंट ने बोला मैडम दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसको काफी जूम कर दिया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें? नो मैम। नो मैम। अब देखिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे आउटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्लूरा, PLEURA। चाहे तो आप इसको आउटर प्लूरा बोलिए, चाहे आप इसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन छिपी है। अंदर वाले को मैंने लिखा है इनर प्लूरा। क्या लिखा है मैंने? इनर प्लूरा लिखा है, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों पे कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितनी एक्सप्लेनेशन जाती है, सो सिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ऐसे समझिए इसको, जो आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन था उसको आपने सीखा आउटर प्लूरा, और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको आपने सीखा इनर प्लूरा। अंदर वाला जो प्लूरा है या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आउटर प्लूरा जो है आपके बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस से, किसका एक्सटर्नल मतलब ऐसा नहीं कि बाहर स्किन से कनेक्टेड होगा, नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके इस थोरैसिक कैविटी, अब आप बोलेंगे ये कहां से नया वर्ड आ गया, ठीक है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक रूम बना दिया है, ठीक है। अब जो मैंने ये रूम बनाया है, इसको मैं यहाँ से ऐसे एक दीवार से डिवाइड कर दे रही हूँ। तो हम बोलेंगे कि भाई ये फर्स्ट रूम है, ये सेकेंड रूम है। हो सकता है कि एंट्रेंस का गेट यहाँ पे हो सकता है, एंट्रेंस का गेट यहाँ पे हो, तो हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे ये फर्स्ट रूम है, ये सेकेंड रूम है। कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जो सब घर में सबसे एंड में जो कमरा प्रेजेंट हो उसको हम बोल देंगे कि फर्स्ट रूम है, ये कोई नहीं बोलता उसको। तो हमने उसकी पोजीशनिंग पे इसको बोला कि फर्स्ट है और सेकेंड है। क्यों बता रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि हम अपनी बॉडी में या फिर ह्यूमन की बॉडी में जितनी पोजीशनिंग देखते हैं वो इसको समझ के देखते हैं कि हमारा फेस जिधर के साइड है वो अपर पोर्शन है, हमारे लेग्स वाला जो साइड है वो लोअर पोर्शन है। सबको पता है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इसको डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, या हिंदी में अगर हम इसको बोले लिटरल हिंदी में, तो इसको गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका नाम डायफ्राम है। जिसका नाम क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। तो जैसे इस रूम को बांटने का काम आपने इस सेप्टम या इस वॉल या फिर क्रॉस वॉल के थ्रू किया है। किसने बांटा है इसको? इस दीवार ने बांटा है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी समझने में। जैसे आपने एक कमरे को 2 में डिवाइड करने के लिए एक क्रॉस वॉल का यूज किया है, ठीक उसी तरीके से आप अपनी ही बॉडी को 2 भाग में बांट रहे हैं। कैसे? कि अगर आपकी बॉडी ये है, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे बीचों बीच काट दिया। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, कौन काट रहा है? होता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, पता चल जाता है देख के कि कहाँ पे बॉर्डर लाइन है। आप जाइएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिवाइड कौन करता है? डिवाइड कर, ये जो मैंने बोला कि डिवाइड कौन करता है, दिस इज डायफ्राम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ आवर बॉडी इन थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब क्योंकि आपको भी उधर से यही दिख रहा होगा कि लोअर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है, तो डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन, डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन
जिसके अंदर हमारे लंग्स हैं। हार्ट में भी हम पढ़ेंगे, हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अभी 2 लंग्स हैं, लंग्स के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी थोरेसिक कैविटी में है। जितने स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है वो सब कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। बट इतना अच्छा डिवीजन कर कौन रहा है, इतना अच्छा डिवीजन करने का काम ये डायफ्राम कर रहा है। ये स्ट्रेट है, बट वो कैसा डायफ्राम कैसा होता है, ऐसे जैसे तवे पे जो रोटी बनती है ना, उसको उल्टा कर दीजिए, वैसा ही होता है। अब वो डायफ्राम इतना बढ़िया तरीके से स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब ऐसा वो गॉड गिफ्टेड है कि ये डायफ्राम जो प्रेजेंट है, तो अगर आप ऊपर से एयर इन कर रहे हैं, आपने ऐसे करके फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, मतलब आप योगा कर रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन आपने सोचा कि हम जितना ज्यादा होल्ड कर सके, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ऊपर वाले का, तो ये जो गुंबद नुमा है ये नीचे वाले को प्रेस करता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद की पूरी प्रोसेस को समझ नहीं आएगी अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये डोम शेप जो स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम, ठीक है, मतलब क्या होगा डायफ्राम के साथ। अगर उसमें पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में दे दिया एक केस, आपको फर्स्ट वाला केस दे रहा है, कह रहा है कि आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो ये डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा। अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे, मतलब पूरा गैस आउट कर रहे हैं, तो ये नीचे से फिर वापस कैसे होगा, डोम शेप्ड होके अपने शेप को अक्वायर कर लेगा वापस। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के मैंने जो यहाँ पे आपको डिवीजन समझाने की कोशिश करी है, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस वन, इसको आप भी डार्क करके शो कर लीजिएगा। ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कभी आपने सोचा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो ऊपर का हार्ट है या फिर बाकी सारे पोर्शन है वो नीचे चला जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए। यही उसको क्या करता है, दिमाग करने का काम करता है। डिमार्केशन करने का काम कौन करता है, यही करता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग लेवल कर लेंगे, DIAPHRAGM, जी साइलेंट होता है यहाँ पे। डायफ्राम लिख लेंगे बाद में, जैसे अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, तो डायफ्राम लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे साथ के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। डायफ्राम लिख दिया मैंने, और डायफ्राम का मैंने आपको रोल भी समझा दिया। इसका ये मतलब है कि इस डायफ्राम के ऊपर का पूरा पोर्शन, पूरा, चाहे आप हार्ट देखिए, चाहे आप लंग्स को देखिए, सारे पोर्शंस जो हैं उसकी पोजीशनिंग में आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। पूछा जाएगा आपका स्टमक कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी। क्या पूछा जाएगा वहां पे, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो वैसे पोजीशनिंग हम सब में पढ़ेंगे, सारी चीजों में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें समझ आ गया। अब एक और चीज समझनी है, क्या समझना है, सो देखिए। हाँ, इसको मैं पूरा कर देती हूँ, पूरा करके मैं इधर वाले को रब करती हूँ। अब ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई का नंबर 2 है। अब आपकी मर्जी, आप लिखिए यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, आपकी मर्जी, आप नीचे लिख लीजिए सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आप लिखिए बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो एल्वियोलाई को ऐसे खोलता है ना, उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं हम लोग। उसको मैंने यहाँ पे ब्रोंकियोल लिख दिया। और फाइनली एल्वियोलाई, ये तो बच्चों वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑक्सीजन के जाने का पाथवे क्या है, कैसे जाता है, कैसे रास्ता पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ से किसी को दिल्ली जाना है, अब कोई बोले कि पहले दिल्ली आता है फिर मुगलसराय आता है, आप बोलेंगे पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, इसका मतलब कभी गया ही नहीं ट्रेन से दिल्ली, बोलेंगे आप, यही बोलेंगे ना उसको। तो जैसे जैसे बीच में जो स्टेशन आते हैं उसकी सीरीज पता है आपको, ऑलरेडी पता है कि यहाँ से आप जा रहे हैं, तो पहले आपको बक्सर वगैरह सब क्रॉस करते हुए फिर आप बनारस क्रॉस करेंगे, फिर उसके मतलब ऑलमोस्ट पता होता है जो बच्चे जाते हैं उस रूट पे, ठीक है। तो ये रूट, अब वो रूट कोई बदल थोड़ी सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन का रूट है कैसे जाएगा, पहले नॉस्ट्रल में इन हुआ, फिर नेजल पैसेज में, फिर फेरिंग्स में, व्हिच इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप, देन ट्रैकिया, देन इधर इधर दोनों साइड बट गया, आधा इधर गया आधा इधर गया, ब्रोंकाई में, मतलब ब्रोंकस एक को बोलेंगे, ब्रोंकाई में प्लूरल लिख रही हूँ,
प्राइमरी में फिर ओपन हुआ, फिर सेकेंडरी में ओपन हुआ, फिर ब्रोंकियोल में गया, फिर एल्वियोलाई में गया। अब बात ये आती है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक रूट बना रखा था ऐसे, लेकिन रूट्स में जब आप देखते हैं तो वो नीचे जाके ऐसे पॉइंटेड हो जाता है, टेपरिंग हो जाती है वहां पे। इसमें क्यों नहीं हो रहा टेपरिंग? फिर वापस मैं वही आपसे एग्जांपल पूछूंगी। कई केसेस में, कई जगहों पे मैंने पूछा है कि अगर मैंने आपको एक ग्लास में 40 ml पानी दे दिया, 40 ml, और यही 40 ml पानी मैंने बोला कि प्लेट में रख दीजिए, यहाँ पे थाली में रख दीजिए, ज्यादा इवेपोरेशन किसका होगा? किसका होगा ज्यादा इवेपोरेशन? थाली वाला मैम। प्लेट वाले का होगा। थाली ये तो वाला। पता, ही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ज्यादा इवेपोरेशन किसका होगा? प्लेट वाले का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सरफेस एरिया को रिड्यूस किया है। ऐसा तब होता है जब प्लांट मॉडिफिकेशन में लीव्स की बजाय, लीव्स अपना शेप स्पाइन जैसा करते हैं, वो पानी के लॉस से बचना चाहते हैं। लेकिन कहीं पे अगर सरफेस एरिया को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, इसका मतलब जरूर वो एरिया एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज, कुछ ना कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व होगा। 2000% गारंटी है इस चीज की। अगर कहीं पे, जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं, जब हम एब्डोमिनल रीजन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई ठीक है, वॉल था, अच्छी बात है, फिर बीच में उसको एक्स्ट्रा माइक्रोविलाई बना के सरफेस एरिया बढ़ाने की क्या जरूरत थी? जितना सरफेस एरिया दीजिएगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाइएगा उतना अच्छा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। आप उतनी जगह दे रहे हैं उसको, उतनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना बढ़िया क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैंने एल्वियोलाई बता दिया आपको तो बिल्कुल बलून लाइक पैक होगा। पैक नहीं होता, जैसा छन्ना होता है ना, चाय छन्ने वाला, तो वैसा ही पोरस होता है। वो इतना अलाउ करता है कि उसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। और जब इसी में आप बार बार डिस्टरबेंस कॉज करना स्टार्ट करेंगे तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ लीड करेगा। किधर लीड करेगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ लीड करेगा। जैसे आप ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला अभी अभी आपको? एल्वियोलाई जो है वो छन्ने की तरह होता है, मतलब होल्स होते हैं उसमें। अब आप किसी छन्ने में से इतना बड़ा 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 पार्टिकल सोच रहे हैं कि वो चाय की पत्ती भी जबरदस्ती नीचे चली जाए, तो वो तो जाएगा नहीं, तो फंस के बैठा रहेगा वहां पे। स्मोकिंग के केस में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बहुत बढ़िया मतलब शो करते हैं, जो वो जमा होता जाता है, ऐसे निचोड़ के वो निकल रहा होता है, तो कहते इतना सारा तार निकल रहा है, तो ये मतलब हमारे गैसेस एक्सचेंज के लिए बना है, तो आप इसको इसके लिए यूज मत कीजिए। ठीक है, उस एग्जाम्पल को याद रखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स बनाए हैं, ठीक है, अभी अभी जो हंगामा चल रहा है कोरोना वायरस का, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्या है वो? कोई ऐसा बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बीमारी हो रही है ना, दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है? ऐसा कोई नहीं बोल रहा। कह रहा सफोकेशन हो रहा है, अचानक से मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और डेथ हो जाती है। यही सुना होगा आपने। ठीक है, एक्चुअली वो वायरस इस तरीके से इन्फेक्ट करता है कि अभी ठीक अगले चैप्टर में आपको न्यूट्रोफिल्स पढ़ाने वाली है। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। बाहर के इन्फेक्शियस एजेंट से बचने के लिए आपके एल्वियोलाई के पास सारे न्यूट्रोफिल्स पूरी बॉडी से भागते हुए जाके अटैच हो जाते हैं। जब वो मैम attach जो होगा WBC में रहता है, तो उसके गैसेस एक्सचेंज के टाइम में क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाती है। तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने की वजह सफोकेशन जाती है। कोई अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? पता नहीं आज कुछ मेरे हेडफोन के साथ एरर है, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। मैम न्यूट्रोफिल जो बोले वो WBC में रहता है ना? हाँ हाँ, पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रोफिल्स जो है ना, ये भागते हुए जाते हैं कहाँ पे? मतलब इस एल्वियोलाई के आसपास जाके, और इसके होल्स को ब्लॉक कर देंगे ना। ब्लॉक करने की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। बहुत ज्यादा डेथ रेट नहीं है जितना हंगामा हो रहा है, वैसा वो मैंने एक बार और बताया था। खैर अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगी असाइनमेंट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन लिखना है उसमें। It is responsible for increasement of surface area for more and more exchange of gases. सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? तो इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आप क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सकें। ठीक है,
अब एक बात आती है कि ठीक है, मैंने आपको आउटर प्लूरा बता दिया, इनर प्लूरा बता दिया, आउटर प्लूरा बता दिया और इनर प्लूरा बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड हवा थोड़ी भरा हुआ है। ये आप पढ़िएगा कि एयर टाइट कंटेनर है, बट मतलब ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट वो आपके बॉडी के बाहर से डिफ्यूज हो सीधा गैस अंदर चला जाए, तो इतना झंझट ही नहीं होता पढ़ाई करने का, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी भरा होगा ना, उसको प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। याद रखिएगा, इस लंग के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड लिख रहे हैं। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? PLEURAL, प्लूरल फ्लूइड। आप जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो बार बार पाउडर छिड़कते हैं उसके ऊपर, क्यों क्यों डालते हैं पाउडर आप लोग? बताइए, क्या रीजन है उसका? हाँ ठीक है, ताकि वो इजिली क्या करे, स्लिपरी हो, स्लिप करे। कहीं कोई मशीन में कोई चीज फंस रही होती है तो आप ऑयल डालते हैं, उसमें तेल डालते हैं बार बार, फ्रिक्शन कम करने के लिए। बहुत ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। छोटे क्लासेस में आप लोग करते थे कि फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या क्या होता है, क्या यूज करते हो, तो आप एग्जाम्पल लिखते थे वहां पे, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि आप इस प्लूरल कैविटी को, आप इस इधर वाले को मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने बंद बना दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं इसको मैं रब कर दूं, इधर वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो छोटे बच्चों वाला इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऑक्सीजन कैसे एंटर करेगा? नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज में जाएगा, फिर फेरिंग्स में, ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंका। ये जो डायग्राम है वही तो है, ये कुछ नया थोड़ी लिखा है मैंने यहाँ पे। इस पैसेज के थ्रू जाते जाते इसका एम क्या है? एल्वियोलाई तक जाना, ठीक है। मैम मैं बुक इधर वाले में को रब कर, प्लूरल फ्लूइड को दोनों प्लूरा के बीच में क्यों शो किया है? कहाँ शो किया है? मैम जो आउटर प्लूरा है और इनर प्लूरा, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड को शो किया है। प्लूरल फ्लूइड जो है वो हर जगह भरा रहेगा, यहाँ पे भी होगा, इसमें भी होगा। क्योंकि Okay, ये करेगा क्या, हाँ एक्चुअली क्या करेगा ये प्लूरल फ्लूइड, जैसे मैंने अभी आपसे फ्रिक्शन का एग्जांपल पूछा है, तो एक क्वेश्चन भी है मैं आपको जो दूंगी, उसमें लिखा होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है, तो ह्यूमन लिखना जरूरी हो जाता है वहां पे। तो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रिड्यूस होना भी क्या है वहां पे जरूरी है। अब कोई भी दो मेम्ब्रेन हो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, कहीं पे भी हो, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। हमने क्लोरोप्लास्ट में भी देखा था आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बीच के स्पेस को हमने क्या बोला था? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। यहाँ पे भी एक हम लोगों के पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। फ्लूइड है तो यहाँ भी भरा होगा और यहाँ भी भरा होगा, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। जैसे ऑयल वाला मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो यहाँ मैम। तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे देखिए, जो कंफ्यूजन जहां से मैम क्रिएट, एल्वियोली और एल्वियोली के बीच के फ्रिक्शन को मतलब नहीं समझे? एल्वियोलाई जो है इन सब के बीच में यहाँ भी प्रेजेंट होगा, इसके भी फ्रिक्शन को बचाएगा और मेम्ब्रेन्स के बीच के फ्रिक्शन को भी बचाएगा। फ्लूइड है, फ्लूइड है, प्रेजेंट होगा, समझ गए? आगे चले, यस मैम। आगे देखिए। अब जिन शब्द से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टर्नम, नामो निशान नहीं है यहाँ पे, कहीं नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कहीं भी नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, बॉडी में आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट प्रेजेंट है ये। लंग्स जो है इसको बाहर से, जैसे कैसे हिंदी में बोलते हैं कि एक पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर में बंद रहता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, रिब केज जो है। तो ये पढ़ाई करते करते आपके दिमाग से एक चीज निकल गई, रिब्स कहाँ जाएंगे? रिब्स जो है वो कहाँ जाएंगे?
अब एक बात समझिएगा, जब मैं आपको बोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मान लीजिए ये रिब्स हैं और ये रिब्स हैं ऐसे, ठीक है। अगर मैं इनको कनेक्ट कर रही हूँ, वो चैप्टर निकाल के देख लीजिएगा मस्कुलर वाले चैप्टर में, और यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्टर्नम है। लिखा होगा आपकी किताब ने, स्टेटमेंट मैं लिख दूंगी आपको, आपके बुक ने लिखा होगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके फ्रंट में, इसके वेंट्रल साइड में स्टर्नम प्रेजेंट है। पोजीशनिंग नीट में पूछा जाएगा आपसे, वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, रिब केज है, डायफ्राम है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, या फिर स्फेरिंक्स है, किसको टिक करेंगे? स्टर्नम। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो देख लीजिए एक बार टर्न करके, स्टर्नम का डायग्राम आप देख लीजिए। वैसे जिस दिन स्मार्ट बोर्ड पे कराऊंगी फोटोज आपको सारे दिखा दूंगी, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टर्नम देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा, बस इतनी सी बात है कि वही बोले ना जो चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में बिल्कुल लोकेटेड रहता है। हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्ट। तो ये रिब्स हैं, ठीक है। फ्रंट में रिब्स ऐसे कनेक्टेड है ना, तो हवा में तो होगा नहीं ना, बीच में उनको सपोर्ट देने के लिए एक बीच में ऐसा बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं या स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये बात रही किसकी? फ्रंट की, आगे की। बैक की बात करते हैं। लंग्स जो बैठा हुआ है पेयर में, बैक साइड में क्या है उसके? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब उसके बिलो में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब इसके पोस्टीरियर साइड में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? डायफ्राम। डायफ्राम इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ मैमल्स। ये किसी किताब ने लिखा नहीं होता, बट यही रीजन है कि व्हेल को हम लोग मैमल बोलते हैं। व्हेल के पास क्या ऐसा मिला कि हम उसको आज के डे में मैमल के अंदर काउंट करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम का प्रेजेंट होना मैमल्स की निशानी है, ये पहचान है कि वो क्या है? मैमल है, ठीक है। तो ये भी एक चीज, प्लस पोजिशनिंग भी याद रखिएगा। अब जब और डिटेल्ड आप स्ट्रक्चर इसका देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो साइड साइड में आपको यहाँ पे क्या दिखता है? इसके साइड साइड में, ठीक है, आपको यहाँ पे कट रिब्स शो किया होगा। पूरा तो दिखाएगा नहीं, इसके ऊपर थोड़ी बना के शो करेगा आपको। तो इसके साइड वाइज में मतलब लिटरली क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। लिटरली क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रंट में स्टर्नम है, बैक में कौन है? वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है आपकी। बैक में कौन है इसके? वर्टिब्रल कॉलम है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये खुद थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट। कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी में भी कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? तो प्लूरल फ्लूइड जो ये भरा हुआ है, और ये पूरा एक्चुअली में क्या है? ये यहाँ पे प्लूरल कैविटी है। क्या है ये? प्लूरल कैविटी है। क्या है ये? प्लूरल कैविटी है। प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जिसके अंदर लंग्स जो हैं वो क्या है? मतलब लंग्स मतलब सब ये मिला जुला स्ट्रक्चर, ये सब फ्लोट कर रहे हैं, मतलब इम्बेडेड, उसमें डूबे हुए हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में। इसका ये मतलब है कि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके और यहाँ तक, डायफ्राम के ऊपर तक का पोर्शन, ये क्या है आपका? थोरैसिक कैविटी है। क्या है ये? थोरैसिक कैविटी है। जब हम बिलो डायफ्राम देखना स्टार्ट करेंगे, जब हम कहाँ देखना स्टार्ट करेंगे? इसके नीचे, ये हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी के ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, बिलो डायफ्राम। जो है बस इतना ही समझना है, प्रोसेसिंग में तो कुछ दम नहीं हो, तो बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों ने मेरे साथ साथ बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो इसको इतना एटलीस्ट लेवल कर लीजिए रफ में बना के, बाद में बनाते रहिएगा, ड्रॉ करते रहिएगा,
ठीक है। मैम टॉन्सिल जो होता है उसका वो भी इसमें आता है क्या? देखिए वो ना मतलब लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। अच्छा क्वेश्चन है। उबुला बोलते हैं उसको, जैसे आप ऐसे माउथ ओपन करते हैं तो ऊपर से जो ऐसे हैंग कंडीशन में होता है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सब लिम्फोइड स्ट्रक्चर में आता है। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी का, उसके अंदर उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरी मर्जी हुई, मैंने यहाँ पे एपिग्लोटिस लिखा, क्योंकि फिजियोलॉजी जो इसकी चल रही है उसमें रिस्पॉन्सिबल तो है, ये रोल है ही है। अब आप वहां पे एयर इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो जब इंक्रीज हो जाता है तो पेन होता है, गले में पेन होगा, तो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो स्टॉप नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट मतलब नॉर्मल होगी, जिसमें वो बार बार बढ़ता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काट के हटा देते हैं। सुना होगा आपने, कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब अब यस तो खैर मैम। बहुत कॉमन। हाँ, बार बार वो पेन करता है ना, उसको काट के हटा देते हैं डॉक्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, लॉस कहाँ है? ठीक वैसा ही लॉस है कि ये एक टाइप से इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है? कि जब पेन हो रहा होता है और ये जब इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, सिंबल देता है आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी में अभी के टाइम में कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है। ये उसका सिग्नल देने का तो वो है कि तब इन्फेक्शन के टाइम में वो पेन नहीं होता। मतलब कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन उनको हो अगर बॉडी में, तो तुरंत फटाफट वो वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होके पेन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सारा काम तो अब किसी का टॉन्सिल बढ़ जाए। उबुला जब हम लोग टॉन्सिल बोलते थे तो हमारे टीचर बोलते थे लिखा होता है, बट इसको टॉन्सिल बोलना गलत है, उबुला बोलना चाहिए। जो भी ये लिखा होता है तो हम तो नाम यही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अगर रिमूव्ड होगा तो ये हमारी बॉडी का इंडिकेशन शो नहीं करेगा, बट इन्फेक्शन तो होता ही है बॉडी में। अगर जिसको जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का मैंने आपको एक केस एग्जांपल समझाया था, जो पेशेंट्स इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करने वाली, सप्रेस करने वाली दवाइयां लेते हैं, तो इन्फेक्शन अगर होना होगा तो उसकी बॉडी को होगा। बस सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सिंबल नहीं मिलेगा उसका, एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज टॉन्सिल या फिर व्हाट इज उबुला, तो आप वहां पे क्या बताइएगा? इट्स अ काइंड ऑफ लिम्फोइड स्ट्रक्चर। अब आप बोलिएगा मैम लिम्फोइड, और जो दोनों साइड रहता है वो? दोनों साइड क्या रहता है, मैं समझ नहीं रही यहाँ पे। मतलब मिड में जो मैम होता है उसके साइड साइड में और दो उभरा हुआ होता है, वही ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वो सारा जो मस्कुलर इंप्रेशन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ठीक है, वो सारा उबुला एक साथ कहलाता है, समझे? जैसे वो मिड सभी वाले को फूल लोग जाता है कॉमन, मैम कभी कभी। हाँ हाँ, उसमें भी पेन होता है, ठीक है। तो वो सिंबल देने का काम करता है, एक इंडिकेशन देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। पोजिशनिंग वगैरह आपको समझ आ रही है। और बिलो डायफ्राम जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। अब जब आप अपने बुक में देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको स्टेटमेंट दिया है, उसमें क्या दिया है सो सुनिए, जो मैं बता रही हूँ आपको। स्टेटमेंट आप देखना स्टार्ट करेंगे कि जब ऑक्सीजन का, जब हम लोग सिंबलाइज करते हैं यहाँ पे अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे O2 लिखा है और मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। ऑक्सीजन के लिए बाहर से अंदर की तरफ का एरो इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अंदर से बाहर का एरो यूज करते हैं। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो वो एरो, इसका मतलब है कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? प्लांट्स के लिए कर रहे हैं। ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है दुनिया में जो बोले कि मैं इसका उल्टा काम करता हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके एनर्जी लेता हूँ, ऑक्सीजन सर्वाइव करता हूँ। फिर तो लोग उसको उठा के ले जाएंगे एग्जीबिशन लगाने के लिए, बोलेंगे भाई तू मेरे ही घर रह ले, फिर हमें फ्री फंड में ऑक्सीजन मिल रहा होगा। तो ऐसा कोई भी नहीं होता। एरो का जो सिंबल है वो हमेशा हम लोग किस तरीके से देते हैं, ऑक्सीजन को इन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव कराते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में है कि व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रेफर्ड एज कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक प्रोसेस? कोई आंसर बोलना चाहेगा? मैंने खूब आपको बताया है इसका आंसर कि इसको हम लोग कैटाबोलिज्म, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये जो प्रोसेस है, इस पूरे को हम लोग कैटाबोलिज्म क्यों बोलते हैं?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसके अंदर काउंट करते हैं हम लोग? कैटाबोलिज्म के अंदर काउंट करते हैं। कोई बताएगा आंसर इसका? कैटाबोलिज्म। मैम इसमें भी तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में तोड़ के एनर्जी को हम लोग जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करते हैं। नहीं वो ठीक है, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। बात आप सही बोल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। मेरा क्वेश्चन है कि इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कैटाबोलिज्म क्यों बोलते हैं? मैम ये क्वेश्चन है ग्लूकोज मेरा। को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं ना। फोटोसिंथेसिस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, आप बोल रहे हैं मेरा घर यहाँ है। बात समझ रहे हैं, बोल ठीक रहे हैं, आप अपना घर का एड्रेस सही बता रहे हैं, बट मैं पूछ रही हूँ कि इसको हम लोग कैटाबोलिज्म क्यों बोलते हैं? एक टर्म बोलना है सिर्फ, जो आप भूल रहे हैं। बच्चे पहला चैप्टर याद कीजिए, द लिविंग वर्ल्ड वाला मैम चैप्टर ब्रेक याद डाउन कीजिए होता आप। है इसमें। ब्रेक डाउन तो ये बोल ही रही है, अरुणिमा बोल ही रही है। एक वर्ड मिसिंग है अभी, की वर्ड जिसको बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। याद आया? यस मैम। यस हाँ, मैम। वही मैं बार बार इशारा कर रही हूँ कि आप लोग को पता है, आपने पढ़ा हुआ है। दिमाग से निकल जो गया ये हम वर्ड। हाँ, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को हम लोग जब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं तो यही तो लिखा था आपने पूरे टाइम में। जब जब जहां जहां पे भी आया था तो आपने यही लिखा था कि कैटाबोलिज्म ड्राई वेट को घटाता है और एनाबोलिज्म क्या करता है, ड्राई वेट को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेस्पिरेशन है, यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। थोरेसिक कैविटी मैंने समझा दिया है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, मैं ये रब कर देती हूँ। एक प्लूरल कैविटी का रोल है, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसकी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। PULMONARY, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेज या शोज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जैसे ही वर्टिब्रेट्स में हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, इसका मतलब फिशेज एम्फीबियंस को छोड़ दीजिए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में वहां पे ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ या फिर इधर ही कर देती हूँ, लेबलिंग सारी इधर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल कैविटी। अब आपके डायग्राम में जो दिख रहा है, अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है। एक्चुअली में क्या है, ये राइट है, आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो डायग्राम बुक में है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, राइट लंग है। रीजन पता है आपको, रीजन पता है, ऐसे फ्रंट व्यू बनाया हुआ है ना, इस वजह से। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। इधर वाला क्या है आपका, लेफ्ट साइड ऑफ लंग है। ठीक है। अगर आपसे हार्ट की भी, और इनके बीच में जब पोजिशनिंग आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे किताब में तो यही बात लिखी होगी, इन सब के बीच में फंसा हुआ स्ट्रक्चर कौन सा है, हार्ट है। बनाया भी है बहुत अच्छे से। ये टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में होता है, लोग सीधा ही लेफ्ट में बना देते हैं। टिल्टेड मतलब प्रेजेंट है, ऐसे झुक गया है लेफ्ट के साइड में। ठीक है। फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद किया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। मूवीज में ऑपरेशन वगैरह का केस दिखाते हैं, खूब देखा होगा आपने, तो पता है आपको कि जैसा बनाते हैं दिखाते हैं वैसा नहीं होता ये। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर जो पैसेज है, जो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर पोजिशनिंग, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पोजिशनिंग जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टर्नम लिखती हूँ, स्टर्नम, वेंट्रल, वेंट्रली,
प्रेजेंट, बस वेंट्रली प्रेजेंट लिखूंगी तो चलेगा, क्योंकि किसका वेंट्रल देख रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है। स्टर्नम इसके कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, स्टर्नम के बाद नेक्स्ट हम लोग के पास आता है क्वेश्चन है, ये सब का सब क्वेश्चन है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जब हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, बैक में, मतलब डॉर्सली प्रेजेंट। डॉर्सली मतलब ये बैक में प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, बैक में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिब केज, रिब या रिब्स कर देते हैं, लेटरली प्रेजेंट। लेटरली मतलब साइड साइड में, लेटरली मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है, साइड साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया सबका। आज भी अपनी कॉपी की फोटो सेंड कर दीजिएगा मुझे, अभी क्लास ओवर होने के बाद विद इन 5 मिनट्स, अभी तो है टाइम, ठीक है। पोजिशनिंग में किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें पोजिशनिंग में दिक्कत होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसमें अगर किसी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए मेरे से। और यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में फिजिकल बैरियर का एक क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे सीलिया एंड म्यूकस आर प्रेजेंट within ट्रैकिया, within ट्रैकिया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होता है। म्यूकस जो है ये डायरेक्ट फिजिकल बैरियर है, और सीलिया जो है, मतलब म्यूकस जो है फिजियोलॉजिकल भी है, फिजिकल भी है। सीलिया तो डायरेक्ट फिजिकल है। फिजिकल का मतलब जैसे हमारे हाथ पैर हैं, डायरेक्ट क्या है, वहां पे प्रोसेसिंग में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और देन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लूरल मेम्ब्रेन भी हो गया, आउटर प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन। मैम सिलिएटेड एपिथेलियल जो रहता है, हाँ बिल्कुल, सिलिएटेड जो एपिथेलियम है वही यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह के टाइम में वो क्या करता है, वहां से उसको बाहर करने का काम करता है। जो भी फॉरेन एजेंट जाता है ना, उसको ये वहां से बाहर करने का काम करता है। और आप इसकी डिटेलिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने उधर तो स्पेस नहीं छोड़ा है, आप यहाँ पे ऐसे करके ये, फिर ऐसे करके ये, फिर ऐसे, समझ रहे हैं क्या है ये, व्हाट इज दिस। अब जो रिब रिब्स जो केज ऊपर मैम। से, हाँ रिब जो ऊपर से घूम रहा है, उसको ऊपर तो हम बना नहीं सकते, बहुत खिचड़ी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको समझाने के लिए यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एरो दे देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको लेबल कर लीजिए, कट एंड ऑफ, कट एंड ऑफ रिब्स। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये बंद होता है, सेफ्टी पर्पस से भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बट जो एल्वियोलाई से सटा हुआ होगा, मान लीजिए ब्रोंकियोल लिखना है आपको, तो उसका ट्रिक ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज करके बनाती हूँ, जो ऐसे एल्वियोलाई से सटा हुआ, ये एल्वियोलाई है, इसके साथ
ये कनेक्शन जो है ना, इसको ब्रोंकियोल लिखेंगे हमेशा एग्जाम में। इसको क्या लिखेंगे? ब्रोंकियोल है ये स्ट्रक्चर जो है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए ये दिख रहा है एक ब्रोंकियोल, हमने लिख दिया ब्रोंकियोल। ये क्या हो गया? ब्रोंकियोल हो गया आपका। अब देखिए एक आपको 3 नंबर का क्वेश्चन करा रही हूँ। व्हाट आर द स्पेसिफिक स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसको रटना नहीं है, ऐसे करना है अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे। देखिएगा एनसीईआरटी के पेजेस जब आप टर्न कीजिएगा तो आपको 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वहां पे क्या लिखा है? ह्यूमन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो इन होता है, मतलब उसका हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपिरेशन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है ये। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ रटना नहीं है। जैसे मैं बोल रही हूँ उसको पहले समझिए। पहला मैंने बोला है जो आप बचपन से सीख रहे हैं, इस ह्यूमन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो है वो उसका इंस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और ये भी चीज तो इन्वॉल्व होती है, एल्वियोलर सरफेस या एल्वियोलर सरफेसेस या एल्वियोलाई। एक होगा तो एल्वियोलस होगा। एल्वियोलाई का मतलब ही है कि प्लूरल बोल रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है। एल्वियोलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा पॉइंट आपने किसके लिए बनाया है? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है आपने? यानी यहाँ पे जो भी आप डिफरेंट वैरायटी के एल्वियोलाई बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रहा है। ठीक है। जब एक्सचेंज हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है। तीसरा पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन को डेडिकेटेड होगा। ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय ब्लड। पूरे ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? जैसे कल मैंने आपको समझाया था, ये पूरा जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। बट इतना ड्रामा तो तब होगा ना जब आप कोई कैरियर देंगे उसको। तो ये कैरियर जो है ये कौन है यहाँ पे? तो ब्लड है। तो ये लिखना जरूरी हो जाता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है। ऑक्सीजन गया, यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो ऑक्सीजन को सीधा लेके पकड़ के भागता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन में कोई दिक्कत किसी को? कि ब्लड जब जा रहा है लंग्स के थ्रू हार्ट के पास जब जाएगा, जैसे 10th में छोटे बच्चों को जब हम लोग समझाते हैं तो कहते हैं सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब लंग के पास आएगा तो ऑक्सीजन होगा। उस टाइम में लंग जो देगा ब्लड हार्ट को वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पूरी बॉडी से जो घूम फिर के जो वापस आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे ब्लड का रोल क्या लिख रहे हैं कि वो किसका काम कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो फिर क्या हुआ? ब्लड भागता हुआ कहाँ गया? हर एक सेल के पास गया, टिश्यू के पास गया, सबके पास गया। कह रहा है कि हाँ भाई आ जाओ, मैं ऑक्सीजन लेके आ गया। ठीक है। उन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया, हर एक सेल ने उसको डिफ्यूज कर लिया और अपना मेटाबॉलिज्म करके, जिसको मैं क्या सिखा रही थी कल आपको, सेलुलर रेस्पिरेशन करके, मतलब उसको देखिए कैटाबॉलिक प्रोसेस लिखा है। ध्यान से देखिए आखिरी स्टेप, कहीं ना कहीं पे कैटाबॉलिक प्रोसेस जरूर लिखा होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फिर वापस भागता हुआ कहाँ जाएगा? जिस रास्ते आया है उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस भागता हुआ चला जाएगा। मतलब उल्टा कर देंगे उसको। कैसे करेंगे? एल्वियोलाई के बाद कहाँ गया? ब्रोंकियोल में गया। ठीक है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई के पास, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई के पास, फिर ब्रोंकस के पास, मतलब ब्रोंकाई जो है उसका ट्रैकिया को गया। ट्रैकिया के बाद फिर कहाँ गया? लैरिंग्स आपको लिखना है, लिखिए। उसके बाद फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद नेजल पैसेज में गया, नेजल पैसेज के बाद नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो बाहर रिमूव हो गया। ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस आपका, ये स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। लिख के देखिएगा, लिखने में दिक्कत होगी तो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लिख दूंगी। ठीक है।
पोजीशनिंग की सारी बात आती है, पोजीशनिंग के ऊपर नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पे ये जो हमारे लंग्स जो प्रेजेंट है उसमें डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट है, तो लंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, याद रखिएगा, मतलब इसके बिलो। कोई ऑर्गेनिज्म अगर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऐसे लिजर्ड है, मान लीजिए, ठीक है, मैं कोई वैसी ड्राइंग नहीं बना रही, समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर इसकी बॉडी को ऐसे बीचों बीच हम काटते हैं, मिड में ऐसे काटते हैं, मानते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो माउथ वाले साइड को इंटीरियर बोलते हैं। तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि ये ऊपर वाला जो अपर पोर्शन जो है एंटीरियर है, नीचे वाला क्या है, पोस्टीरियर है, ठीक है। तो डायफ्राम जो है इस लंग के ऐसे बिलो प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है, और इसके नीचे का जो भी पोर्शन और सेगमेंट होता है डायफ्राम के बिलो का, उसको आप क्या रेफर और रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आप लोग बोलते हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहलाएगा वो? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और लंग्स का आप आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, पूरी प्रोसेसिंग और फिजियोलॉजी जो है इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आप इसके वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम भी तो वहां पे घटेगा बढ़ेगा, जिसके लिए आपको दूसरे पेज पे डायग्राम्स दिए होंगे, एक में उसका वॉल्यूम बढ़ता है, किसी में घटेगा, एक में जिसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, बलून मान लीजिए गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर है, आप बाहर से एयर इन करके सपोज कीजिए इसका साइज बढ़ा रहे हैं, इसको क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर किस पे डालेगा, डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो ये फ्लैटेंड हो जाएगा। जब आप यहाँ से गैस आउट कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो ये वापस कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा, ऐसा लिखा होता है इसको, गुंबद नुमा होता है उसका मतलब, DOMESHAPED, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, इसको वहां पे सारा रोल इसी का है। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कब ये फ्लैटेंड होगा, कब ये वापस डोम शेप्ड हो जाएगा, एक्सपिरेशन के टाइम में होगा या इंस्पिरेशन के टाइम में होगा। इंस्पिरेशन के टाइम में फ्लैटेंड होता है, एक्सपिरेशन के टाइम में वापस डोम शेप्ड हो जाता है। कॉमन सेंस है। जब ऊपर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा, प्रेशर डाल रहे हैं वहां पे, तो ये क्या होगा, जब आप ऊपर से प्रेशराइज कीजिएगा तो ये क्या होगा, फिर नीचे फ्लैटेंड होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में पूछ लीजिए, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और असाइनमेंट क्वेश्चन कल की तरह सेंड कर दूंगी। कुछ और क्वेश्चंस मैंने एनिमल किंगडम के सेंड करे थे, देखा आपने किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? यस मैम, वो तो कर पूछ लिया लीजिए। सारा। आसान था, इजी था, प्रिमिटिव यस क्वेश्चंस ही मैम। थे। हाँ, अर्लियर मैम थोड़ा नोट, साइड हुई है ना। हाँ देख लीजिए। मैम आप वो असाइनमेंट्स चेक करती हैं? हाँ देख ही लेती हूँ, जब टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ। हो गया क्योंकि मैम। मैम लास्ट क्लास में मेरा PDF नहीं जा पा रहा था, इसलिए एक वो वाला नहीं भेजी, तो मुझे लगा डांट पड़ेगा, नहीं पड़ा तो मुझे लगा शायद देखा नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख लेती हूँ, बस वही है, डांटने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उस वजह से कभी कभी डांटना रह जाता है। होता है ना कि कभी हम कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं कि स्पून फीडिंग करानी पड़े, करो नहीं तो पास नहीं करोगे, ये बोलने की तो जरूरत है नहीं अब किसी बच्चे को। और मेहनत लगती है, आपको भी पता है कि अगर कोई टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे के आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा है, बना रहा है, अगर मैं कहीं से भी क्वेश्चन भेज देती तो वो सेम क्लास से सेम टॉपिक से कैसे होता, अगर सेम टॉपिक मैंने जितना पढ़ाया है उसी के अंदर से, तो इसका मतलब टीचर अपना टाइम दे रहा है ना एक्स्ट्रा आपके लिए, तो इतना तो आपके पास भी कॉमन सेंस है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे आपको उसको फ्यूचर के लिए अभी से प्लान करके चलना है कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि हमारा ये भी क्वेश्चन नीट में मिस ना हो, ठीक है। उस वजह से मैं आपको दे रही हूँ, बाकी तो बच्चों की मर्जी और चॉइस होती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, कई बच्चे तो ऐसे-ऐसे सुनने को मिल रहे हैं कि किसी को डाँटना स्टार्ट करो, 1-2 पेरेंट्स से पता चला, बच्चा म्यूट ही करके भाग जाता है। टीचर बोल रहा है इधर से, बस ऐसे लिप्स हिल रहे हैं, बच्चा म्यूट करके भाग जाता है, जाओ तुम बोलते रहो हम नहीं सुन रहे। ठीक है? तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजिंग हो, समझ आता है आपको तो आप भी इंटरेस्ट लेते हैं तभी क्वेश्चन पूछते हैं बीच में, ठीक है? और कोई डाउट किसी को?
लीव करूं मैं? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक कम यू। लीव करती। वेलकम। थैंक यू मैम। क्या जवाब थैंक यू मैम। थैंक यू